मौजूदा हालात मामलात के ऊपर अगर मैं कोई भी तबसरा करूं तो वो गलत ही तसव्वुर किया जाए, क्योंकि हकीकत में बात कुछ और ही है और बेवजह हमारे यहाँ क़यास आराइयाँ किसी और चीज़ के मुतल्लिक हो रही हैं। हमारे मुल्क में फ़ैसले कहाँ से, किस तरह से और किस तरीके से किए जाते हैं हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह की सियासी कार्रवाई हो रही है, उस तरह की सियासी कार्रवाई हो रही है। जानते आप भी हैं कि इस बिसात पे लगे तमाम प्यादे और जो भी गोटी है वो किसके कहने पे कब चलती है, फिर भी आप इतने ज़्यादा बेचैन क्यों हैं? अरे भाई, जो कुछ कहना था कामरान खान ने अपने वीडियो क्लिप में कह दिया, उसने खुद अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कहा। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में कोई इतना बहादुर तो है नहीं कि अपने तई किसी और ख़ास तौर पे दुनियावी तौर पर पाकिस्तान में सबसे मजबूत ताकतें और क़ुव्वतों के मुतल्लिक क्या साराई करे। किसी को कोई कुछ कहता है तो वो आगे कुछ कहता है, लेकिन अली नासिर कुछ भी नहीं कहता, चुप रहता है, लेकिन सब कुछ कह देता है। यही कमाल है भाइयों, इसमें आपकी समझ बूझ से आगे की बातें, क्योंकि मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। आगे चलते हैं। जिस मुआशी बहरान के मुतल्लिक बात की जा रही है और कल भी सियासतदान इसके मुतल्लिक बात करते रहे। पहले मैंने देखा कि बिलावल साहब आए, उन्होंने भी तफसीलन मईशत के मुतल्लिक भी बात की और भी दीगर जो सियासी मामलात हैं उनके मुतल्लिक बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PTI को आड़े हाथों लिया, मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लिया, वगैरह वगैरह। उसके बाद शाम में फिर शायद खाकान अब्बासी साहब भी आए, एहसान इकबाल साहब भी आए, उन्होंने भी माशी बात की, माशी हालात के मुतल्लिक बात की। तो यहाँ पर मैं मेरे ख्याल से बराह रास्त हुकूमत के साथ 1 to 1 हो जाऊँ, क्योंकि देखें मेरा प्रोग्राम देखने वाले लोग जो हैं वो उनके कंधों पर या तो तलवारें होती हैं या फिर उनके कंधों पर रियासत का बोझ होता है, मुल्क की जिम्मेदारियां होती हैं। MNA, MPA, सेनेटर, गवर्नर, इस तक के शायद सदर पाकिस्तान भी प्रोग्राम देखते हो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो प्रोग्राम देखते ही हैं। और उसके साथ साथ आपको पता है कि इस्लामाबाद के नज़दीकी शहर जो हैं, टेक्सिला हो गया, वाह हो गया, पिंडी हो गया, वहाँ पर भी प्रोग्राम मेरा बहुत देखा जाता है। तो बात यह है कि बराह रास्त उन्हीं लोगों से बात की जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी बात की जाए। सर देखें, हमें ये समझना है कि इस वक्त हुकूमत की जो मकबूलियत है उसमें कमी क्यों आई। इसकी वजूहात सारी माशी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, माशी वजूहात क्यों हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अब ये वक्त आ गया है कि इंट्रोस्पेक्शन की जाए और ये देखा जाए कि जो हुकूमत गैर मकबूल हुई है, और बिल्कुल हुई है, ये जो आपके इर्द गिर्द लोग आपको गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों का दिल टूटा है जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और जिन्होंने आपको वोट डाला। उसकी वजह है सबसे पहले बढ़ती हुई महंगाई। महंगाई न सिर्फ कि उसमें होशरबा इजाफा हुआ है, गर्दन तोड़ इजाफा हुआ है, बल्कि लोगों का जीना मुहाल हो गया इसकी वजह से। अगर सर आपकी हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर लेती, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जुर्रत ना होती अपोजिशन पार्टियों की कि ये आपके खिलाफ सड़कों पे निकलते या अदम एतमाद की तहरीक लाते। महंगाई बुनियादी वजह बनी और आपके जो वुज़रा हैं, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, अब मैं खुल के बोलूँगा सर, क्योंकि बात आपके सर्वाइवल की है, पॉलिटिकल सर्वाइवल की है, इन सब ने आपको गलत बातें बताई, आपको झूठ बोले, आपको बोला मुल्क में महंगाई नहीं है। आप एक अच्छे आदमी हैं, मैं जानता हूँ, आपको इन लोगों ने भरपूर तौर पे, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इन्होंने आपको भरपूर तौर पे गुमराह किया। पहले इन्होंने जो आपको लाने में सबसे अहम किरदार मीडिया ने अदा किया। सर आप 1 सीट की पार्टी थे और यकीन करें आपको वज़ीर आज़म बनाने में, मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मीडिया को एक वसीला बनाया, मीडिया के ज़रिए लोगों तक आपकी बात पहुँची। वरना यकीन करें सर, आपको कोई क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद और हस्पताल बनाने के बाद शायद कोई जानता भी ना हो। लेकिन यह मीडिया ने सर तोड़, जिगर तोड़, हर तरह दीवार तोड़ करके आपको हाईलाइट किया, आपको तीसरी मुतबादिल सियासी कुव्वत बनाकर सामने पेश किया।
आपको वज़ीर आज़म बनाने का मौका दिया, बनने का मौका दिया। बाकी जो है वो हर काम मेरे रब का है, हर चीज़ मेरे रब के कंट्रोल में, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ही आपको ये मौका दिया। हम तो सिर्फ एक वसीला बने, लेकिन बात यह मीडिया के ख़िलाफ़ आपको उकसाया, जिसकी वजह से मीडिया जब आपको महंगाई के मुतालिक बताती थी तो ये इर्द गिर्द जो आपके लोग थे ये आपको मुसलसल गुमराह करते रहे कि महंगाई नहीं। सर ये जो बर्गर पप्पू, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी यहीं का रिहायशी हूँ, मैं खुद भी मैं कहूँगा जुज़वी बर्गर पप्पू हूँ, लेकिन ये जो जितने बर्गर पप्पू आपके इर्द गिर्द हैं इन्होंने आपको गुमराह किया। सर ये जो डिफेंस के बच्चे हैं, प्यारे प्यारे निक्के निक्के बच्चे, और ये जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ जो है वो कबाब रोल और चिकन रोल ही खाए हैं, जिनको पता ही नहीं दुनिया है क्या, जो सिर्फ जो है वो सुपर मार्केट से जाकर चीज़ें ख़रीदने वाले जो लोग हैं बर्गर पप्पू, इन्होंने सर आपको मुकम्मल तौर पे गुमराह करके बोला कि मुल्क ठीक है। यकीन करें ये जो 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले, स्टेक खाने वाले बर्गर पप्पू बच्चे हैं, इन्होंने सर आपको गुमराह किया। मैं आपको सच बता, दिल से बता रहा हूँ इमरान खान साहब, आई लव यू। सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही हुआ, क्योंकि जो आपको वज़ीर आज़म बनाने के लिए, यकीन करें ये सारे एंकर जो है मैं कहना नहीं चाह रहा, इनमें सर इतनी मर्दानगी नहीं थी कि ये नवाज़ शरीफ साहब या जरदारी साहब की हुकूमत में आपके हक़ में बात करते। ये एक अली नासिर मर्द का बच्चा नर एंकर है जो तब भी आपके हक़ में बात करता था, आज भी करता था, तब भी आपके हक़ में बात करता था, आज भी आपके हक़ में बात करता हूं। लेकिन आई एम सॉरी, माशी तौर पर मुल्क ख़राब हुआ है और ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है। उसके बाद सर रोज़गार प्रोवाइड करना ये रियासत की काफ़ी हद तक जिम्मेदारी है। यकीन करें रोज़गार कम हुआ है, ये सब गलत कह रहे हैं। ज़रा आपके इर्द गिर्द जो हैं यकीन करें ये भाग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जलसे जुलूस निकाल रहे हैं ना छोटे छोटे शहरों में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, इधर उधर, सर यकीन करें आपकी हुकूमत उतरेगी। अगले दिन अगर ये यहाँ से शार्ट ना हो तो मेरा नाम बदल देना सर। ये लोग कब थे, कहाँ थे सर जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे लाहौर में, और आपको वहाँ पे एक पार्टी के कारकुन जो हैं, जिन पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन पार्टी के कारकुनों ने आपको ज़दोकोप किया, मारा, और आप मोबाइल के पीछे बैठकर वहाँ से निकले फिर किसी तरह जान बचा के। सर ये सारे बर्गर पप्पू कहाँ थे, ये जो आप जलसे जुलूस निकाल रहे हैं? सर ये सब चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, शकील रामे साहब, और हैरानगी के साथ देख रहे होंगे कि ये एंकर क्या बातें कर रहा है। सर मेरी पहले से आदत ये है, मैं डूबती किश्ती को देखकर फरार नहीं होता, मैं छोड़ूंगा इसे नहीं, लेकिन बताऊंगा ज़रूर कि गलत किया है। शकील रामे साहब, अगर माशी तौर पे हुकूमत गलत स्टेप्स ना लेती तो आज गैर मकबूलियत का यह आलम ना होता, आप क्या कहते हैं? अली नासिर साहब, आपके साथ आने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप जो शुरू में इतनी तमहीद बना देते हैं कि बात करने वाले को आसानी हो जाती है कि वो सिर्फ जो आपने सवाल पूछा उसी पे वो कंसंट्रेट करें। अली साहब, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि माशी जो ज़रूरियात होती हैं ये किसी भी सोसाइटी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, और हुकूमतों के बनाने में और गिराने में भी ये अहम किरदार अदा करती हैं। जब मैं इनको देख रहा था अपोजिशन वालों को, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, इकानमी की बैड सिचुएशन पे लेक्चर दे रहे थे, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने इस मुल्क की इकानमी के साथ क्या क्या खिलवाड़ नहीं किया, और आज जो खिलवाड़ है उसको जानी कि सारा ये इमरान खान के सर पे डाल रहे हैं। मगर इसमें इमरान खान हुकूमत का अपना भी बहुत बड़ा हाथ है कि जब लोगों ने इनको सिलेक्ट किया तो वो इनको होप देख रहे थे ना, होप दी थी लोगों को कि जनाब मैं एक करप्शन फ्री मुल्क बनाऊंगा कि जिसमें वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट होगा। ना तो वो करप्शन फ्री मुल्क बन सका, ना वेलफेयर स्टेट कहीं नजर आई हमें। रियासत मदीना का जो लोग यानी कि स्लोगन उन्होंने यूज़ किया, अब देखो उसमें फंडामेंटली जो इकानमी होती है रियासत मदीना में वो सूद के बगैर होती है। आज तक इनके मुंह से कभी सूद पे बात नहीं हुई। जब आपने रियासत मदीना के नोशन को भी आपने टिका के यूज़ किया, जब आपने सारे स्लोगन यूज़ कर लिए, जब अमल की बात आई तो आप उसमें मिजरेबली फेल होना शुरू हो गए। अब ये कहा जाए कि ये बंदा ईमानदार है, नीचे लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, भाई उसके जिम्मेदारी थी, लोगों ने इमरान खान पे ट्रस्ट किया था, लोगों ने नीचे लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया था, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया था, लोगों ने किसी को और को वोट नहीं दिया था। अब इनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों की जो इन्होंने वादे किए हैं उन पर डिलीवर करें। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हुआ अली नासिर साहब कि इन्होंने जो हुकूमत की वो एक कंसल्टेंट अप्रोच से की है। अब देखें जी, इनकी जो कंसल्टेंट अप्रोच मैं क्यों कहता हूँ, एक तो यह है कि इनकी जो काफ़ी सारी सीटें थी कि वो ऐसे लोग थे कि जो पार्लियामेंट में जिनका कोई तलक नहीं था, बाहर से इम्पोर्टेड थे, इम्पोर्टेड हैं बल्कि,
अभी बहुत सारे बाहर से इम्पोर्टेड हैं। और इस पे एक और बड़ी मजे की बात है, ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ वेस्ट हो गया। अगर अभी भी हम देखें जो मेजर की यानी कि सीटें हैं उसमें यानी कि अमेरिका से आए हुए, जब यूके से आए हुए, वेस्ट आए हुए लोग बैठे हुए हैं, या एडवाइजर्स हैं या कुछ हैं, तो वो हैं। फिर ये क्या कंसल्टेंट अप्रोच मैं क्यों कहता हूँ, इन्होंने एक्चुअली ऑन ग्राउंड काम करने की बजाय, जिस तरह आप अभी फरमा रहे थे कि जब इनको बात की जाती थी कि जनाब यहाँ पर महंगाई है, तो जो इनके इर्द गिर्द लोग थे वो कहते नहीं सब ठीक है, जो मीडिया नहीं लगा हुआ है। जो एक्चुअल ग्राउंड में काम करने थे वो नहीं किए। इनका सारा ध्यान रहा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि जनाब किसी को बोलने नहीं देना, अगर कोई बोलेगा तो उसकी माँ बहन एक कर देनी है। इन्होंने जो भी है यानी कि इन्होंने उस पर नहीं बोलने दिया। अब देखें यही इमरान खान साहब ने जो आइडियोलॉजी बेची थी लोगों को कि कोई भी गवर्नमेंट के खर्चे पे इश्तिहारबाजी नहीं होनी चाहिए, मीडिया कंपेन्स नहीं होनी चाहिए। ये कहते होते थे तुम्हारे बाप का पैसा है जो इश्तिहार देते हो। अब वो सारी चीजें इनके अपने लोग कर रहे हैं, यानी कि कंसल्टेंट अप्रोच पे आ गए हैं कि जिसमें आप हु हा क्रिएट कर दें, जल्दी जल्दी बहुत कर रहे हो, पता नहीं क्या हो गया, और एक्चुअली जो आप चले जाते हैं जब कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इसको इस जो बेसिक ये कंसल्टेंट मेंटालिटी थी इनकी, इसकी कैबिनेट की, और इनके साथ जो लोग हैं उन्होंने इनको मरवाया, जो कहते हैं बस ऊपर देखते रहो दुनिया में क्या हो रहा है, ट्विटर दिखा दिया जनाब दुनिया में आपको बड़ा लीडर बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। किसी का भी बड़ा लीडर बनने के लिए जरूरी होता है कि उसकी आवाम बड़ी बने। बंदा बड़ा नहीं होता है, उसकी आवाम बड़ी होती है, फिर उसका मुल्क बड़ा होता है, फिर लोग उसको सीरियस लेते हैं। अगर आप सिर्फ समझते हैं कि स्टेटमेंट से आप बड़े लीडर बन गए हैं तो लोग आपकी तरफ देख के कहते हैं जी फिर भागने आ गए होंगे। अभी जो हमारी इकोनॉमी के हालात है, पहले अपने लोगों को बड़ा करना पड़ता है, फिर आप बड़े बनते हैं। अब इसमें चाइना की मिसाल देख लें, 40 साल तक वो बोले नहीं, उन्होंने अपनी सिर्फ इकोनॉमी पे ध्यान दिया, अपने लोगों की वेल बीइंग पे ध्यान दिया। अब वो नहीं कहते थे जनाब हमारे ये तकरीर कर देंगे, वो कर देंगे। अब उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग चाहे वो चाइना में बैठे स्काइप पे तकरीर वीडियो लिंक पे तो बात कर रहे होते हैं, यूएन में तो पूरी दुनिया उनके चैनल जो होते हैं दिखा रहे होते हैं, क्योंकि वो एक स्ट्रांग मुल्क का स्ट्रांग सदर है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है, हमें पहले इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। शकील रामे साहब, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे शायद कहीं बात गलत हो, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अवाम के साथ तो जो होता रहा, लेकिन ये कि जब तक इंटरनेशनल फोर्सेस जो थीं वो डिस्टर्ब नहीं हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं हुई। जो ही वो डिस्टर्ब उन्होंने किया, फिर उसके बाद आप देखें मामलात गड़बड़ हो गए। जब उन्होंने इन्हें इंटरनेशनल फोर्सेस या जिस तरह के मामलात बैनुल अक़वामी सतह पर पेश आ रहे हैं उसमें अपना बिहेवियर जो है वो एक मैं कहूँगा कि अमेंड करने की कोशिश की, पाकिस्तान का कोर्स थोड़ा चेंज किया तो मसला है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि माशी मामला तो काफ़ी अरसे से ख़राब हैं, लेकिन इतने एग्जेजरेट नहीं हुए। सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द की रीजन्स बट नॉट द इनिशिएटिंग रीज़न। दे आर अ कैटलिस्ट बट नॉट द इनिशिएटर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं आप? देखिए, इस मामले में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि इंटरनेशनल फोर्सेस में क्या रोल प्ले कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखें, जो मौलाना साहब का धरना हुआ था वो काफ़ी अर्सा पहले हुआ था, जो कि इमरान खान साहब जो भी पेश करते हैं जी कि मैंने ये बात कही है, तो उसके बाद ये चीज़ें शुरू हुई हैं। वो धरना बहुत पहले हुआ था, तब इनके साथ काफ़ी चीज़ें हुई थी तब। मगर एक देखें दूसरी चीज़ जो कि भी यहाँ कही जा रही है कि जो कि भी है कि अभी जो कि लोग न्यूट्रल हुए हैं, तो अब उनको यानी कि अपोजिशन को नजर आया जनाब कि वो भी बात कर सकते हैं। अब देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं इस पे बहुत ज़्यादा कि हॉर्स ट्रेडिंग की ये इतनी बड़ी लानत है कि जिसका जितना भी यानी कि कहा जाए कम है। इनका जिन लोगों ने भी हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इमीडिएटली। मेरा तो ज़ाती नज़रिया ये है, क्योंकि जो आप अपनी ऑनेस्टी नहीं है तो आप कैसे मुल्क को सर्व करेंगे। मगर यही बात अगर हमें गवर्नमेंट को कहते थे, जब सेनेट में आपकी बर्थरी नहीं है और आप अपना चेयरमैन बनाते हैं और कहते हैं लोगों का ज़मीर जाग गया, तो तब तो वो बड़ा खुश होते थे कि जी हमें कहीं से फ़ोन कॉल आ गई तो चीज़ें हो गई। देखिए, सारी चीज़ें जो होती हैं, बाहर वाले जो लोग हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, बहुत से दुश्मन हैं। वो किसी भी चीज़ को अपने हक में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता अगर इंस्टेबिलिटी होती है तो वो तो बड़े खुश होंगे, वो तो शादियाँ बजाएंगे, वो तो मौका ढूंढेंगे जनाब कि किस तरह हम भी इसमें अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी की तरफ जाए या क्यास की तरफ जाए। फिर सारी बातें कहने के बाद अगर ये भी एक हकीकत है कि अगर हम अभी खान साहब के कैबिनेट देखें, उनके एडवाइज़र देखें, तो आप उनके भी निकाल के देख लें, वो भी अभी वहाँ के रहने वाले, वहाँ के बड़े बड़े इदारों में नौकरियाँ करते आए हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे आए हैं, और अभी भी वहाँ उनके इंटरेस्ट है। हमारी पोलिटिकल एलीट के भी इंटरेस्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पोलिटिकल एलीट नहीं बल्कि हमारी जो रूलिंग एलीट है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बच्चे सारे उधर हैं, तो वो जाहिर बात है कि वो भी उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं।
अब अगर सारी चीजें आपने कहना जी उनकी तरफ से हुई हैं, तो फिर आपको लाने में किसका हाथ था? ये अगर बाहर वाले सारा कुछ करते हैं। जो आपने शुरू में बात की थी ना, देखें 2-3 चीजें बड़ी अहम होती हैं। अली साहब आपने खुद बड़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी, मैं कहता ऑडियंस को उससे समझना चाहिए। जो लोगों के आम लोगों के हालात होते हैं ना, उनकी जो खाने की चीज़ होती है। अब देखिए नबी वसल्लम की हदीस है कि अभी बल्कि हुक्म भी है कि अगर आप भूख से मार रहे हो तो आप पे सूअर खाना भी हलाल हो जाता है। नबी वसल्लम की हदीस है कि करीब है गुर्बत इंसान को कुफर तक ले जाए। तो आप जब उन लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे, इतनी बुरी चीज़ है कि जिसपे हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बार बार तनबीह फरमाई है। इसीलिए तो हमारा सिस्टम बनाया गया था जिसमें वेलफेयर मदीना की जब बात करते थे, वो ताकतवर सारे पैसा ना ले जाएं। अभी देखें ठेके किनको मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। ये हमारे बदकिस्मत इस मुल्क की शुरू दिन से कि हमारी जो रूलिंग एलीट है वो कभी मजहब के नाम पे हमें बेवकूफ़ बना देती है, कभी हमें वो फॉरेन फोर्सेस के नाम पे बेवकूफ़ बना देती है, कभी किसी नाम पे बेवकूफ़ बना देती है, मगर मसाइल पे नहीं आने देती हमें। और जब इन मसाइल की तरफ लोग आने लगते हैं तो फिर उनको क्या कहते हैं कि वो एथनिसिटी के कन्फ्लिक्ट में डाल देती है कि तू पंजाबी है, मैं सिंधी हूँ, तू बलोची है, मैं पठान हूँ, तुमने मुझे खा लिया, तूने उसको खा लिया, ताकि तुम लोग आपस में लड़ते रहो। हम ऊपर से एक हैं सारे। तो ये जो चीज़ें ना बहानेबाजियाँ जनाब, उसने ये कर दिया, उसने ये, ठीक है मैं मानता हूँ आप सही कह रहे हैं कि आपकी तरफ फॉरेन फोर्सेज हैं, उन आप पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आपको कराना चाहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, असल में गवर्नमेंट ये तासुर दे रही है, इमरान खान साहब ये तासुर दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है ताकि अगर हुकूमत चली जाए तो फिर इनके पास ये प्रीटेक्स्ट होगा कि इन्होंने तो जनाब वेस्ट के आगे ये जो है वो शीशा पिलाई की दीवार बन के खड़े हो गए थे, इस वजह से इनको हटाया गया। मतलब ये एक प्रीटेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। सही है गलत है, आई डोंट नो। ये देखिए ना अब ये बात है, गवर्नर स्टेट बैंक कहाँ से आया आप भी जानते हैं, और उनको इतनी ऑटोनॉमी है। देखिए जब अगर बैंकिंग की आप हिस्ट्री पढ़ के देखें ना, इंटरनेशनल बैंकिंग की या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रन कैसे करते हैं, आप अगर वो हिस्ट्री पढ़ के देखें कि वो मुल्क के साथ कैसे खेलते हैं और सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है खेलने का। जी आपके लिए क्या ये एक चीज खबर हो कि इस वक्त दुनिया में जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी 25% जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो यूके के सिस्टम के थ्रू होती हैं, जो कि उसका अपने मुल्क में है, जिसको लंदन सिटी कहते हैं। ये है ना सिटी ऑफ लंदन, लंदन के अंदर एक छोटी सी सिटी है जिसको सिटी ऑफ लंदन कहते हैं। जी जो इतनी इन्फ्लुएंशियल, आप कभी इसको पढ़ के देखें आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि उसमें और वहाँ सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। और वहां पर जो क्या है कि इसको करने के लिए उन्होंने अपने केमैन आइलैंड्स और इस तरह की जो दूसरी जगह हैं वहां पर सीक्रेसी लॉ के थ्रू उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। और 19% जो कि हमारी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होती है वो यूएसए के थ्रू होती है। यानी कि दुनिया की आधी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहाँ से होती हैं और कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं, एक बहुत बड़ी गेम है। तो हमें ये बातें लॉलीपॉप पे पीछे लगाना। देखें तैयब अर्दोगान के खिलाफ फौज ने बगावत कर दी। तैयब अर्दोगान मुल्क में नहीं था, मगर उसकी आवाम ने टैंकों के सामने लेट के उस बगावत को किल किया। क्यों? ये नहीं कि वो तैयब से मोहब्बत करते थे, वो इसलिए कि उनकी जिंदगी में एक चेंज आई थी कि जब तैयब अर्दोगान पावर में आए थे तो मुल्क की क्या हालात। लेकिन अभी उसका डॉलर जब गिर गया, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, जब उसका अपना जो लीरा गिर गया, डॉलर चढ़ गया, तो इजराइल का सदर वहां आ गया। अब देखिएगा मामलात उनके ठीक हो जाएं। मतलब ये चक्करबाजियां तो दुनिया भर में चल रही ना, हमें तुर्की ने गलत लाइन पे लगा दिया, खुद इजराइल के पास चले गए। मतलब समझ कुछ नहीं आई ना सर, ये तो हमारे साथ चक्करबाजियां। देखे ये किसी को ब्लेम नहीं दिया जा सकता। ये तो वही बात हुई जब हम अक्सर कहते हैं मेरे बेटे को फलां ने खराब कर दिया। ये जो चीजें होती हैं, देखें अब आप मेरी बेटी का फलां भगा के ले गया, ऐसे भी कह सकते हैं। वही ना, वही बात कह रहा हूँ कि मेरे बेटे को खराब कर दिया। अब देखिए आपने अपने मुल्क के मुताबिक चलना होता है, बेहतर डिसीजन लेने होते हैं। आप बच्चे थोड़ी हैं कि कोई आपको आके इंटरप्रेट कर देता, मैनिपुलेट करता है, आप कहते हैं हाँ ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। जी ऐसे नहीं होता। इकोनॉमी को आप देखें, इकोनॉमी जब इंटरनेशनल रिलेशन वो स्लोगन्स पे नहीं चलते, वो डीप थॉट्स पे चलते हैं और एक्शंस पे चलते हैं। वो क्या कहते हैं देखें हु एंड क्राई क्रिएट करके आप अपने मुल्क की ऑडियंस को तो सेटिस्फाई कर सकते हैं, मगर इंटरनेशनल ऑडियंस को नहीं कर सकते। जज्बा हुब्बल वतनी आपके मुल्क के लोगों में तो जाग सकता है, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं जागता। वहां आपको एक और चीजें होती हैं जिससे आप स्पेस एक्वायर करते हैं। वो स्पेस एक्वायर करने के आपके बेसिक जो इंडिकेटर्स हैं वो आपकी इकोनॉमी से जुड़े होते हैं। शकील रामिज साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग वो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर बिलफर्ज परसेंटेज तो खैर मैं नहीं अब कह सकता क्योंकि अभी मामलात ने संजीदा नोयत के हैं कि अगर मैंने सही परसेंटेज बता दी तो हुकूमत मुझसे नाराज़ हो जाएगी, और अगर मैंने गलत परसेंटेज बता दी तो अपोजिशन मुझसे नाराज़ हो जाएगी। अगर मैंने बता दिया कि अदम एतमाद की तहरीक
पास होने का कितना चांस है, क्योंकि जानते आप भी हैं राइटिंग्स ऑन द वॉल हैं, मे बी सम मिरेकल कैन सेव दिस गवर्नमेंट और आई कैन से द सेम फॉर द ऑपोजिशन एज वेल, ताकि दोनों ही खुश रहें। तो मेन एम ये है कि अभी की सूरत हाल माशी इस नौयत की है, क्या 6 महीने में 1.5 साल के अंदर कोई नया शख्स आ जाए, मुतबादिल आ जाए, पीटीआई के अंदर से कोई दूसरा कैंडिडेट आ जाए या नून लीग पीपल्स पार्टी से आ जाए, तो कौन सी कोई मईशत के अंदर इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी? ये मुझे थोड़ा सा समझा दें। ये जो क्रिटिसिज्म मैं देख रहा हूँ कि जी मौजूदा पॉलिसियाँ गलत हैं, तो कौन सी ऐसी पॉलिसी या फार्मूला या हमारे यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गिद्दड़ सिंगी है, जिससे मईशत ठीक हो जाएगी अचानक 6 महीने में या 1.5 साल में? क्या कहते हैं आप? देखें, जहाँ तक इन्फ्लेशन का आपने बात की थी, तो इन्फ्लेशन जो है कि आपको बहुत ज़्यादा इसकी बात नज़र नहीं आएगी इकानमी की। जब अभी अहमद जान को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, वो सरसरी सी बात करके निकलने की कोशिश करते हैं इकानमी से, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इकानमी को जिस जगह पे वो लेके आए हुए हैं ना, पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो जानते हैं इकानमी को कि वो किस लेवल पे चलेगी। देखें, जब पीटीआई की गवर्नमेंट आ रही थी, ये कह रहे थे कि जिनकी लीडरशिप देखते हैं कैसे मुल्क चलाते हैं, इनको दोबारा IMF के पास जाना ही पड़ेगा। वो जानते हैं सिचुएशन को बड़ा, इसलिए उनकी जो बातें होती हैं उसमें आपको इकानमी की कम बातें सुनाई देंगी। इसी तरह जो आप देखें कि अपोजिट गवर्नमेंट के, उसमें भी आपको इकानमी की कम बातें सुनाई देंगी। असल में जो गेम हो रही है सारी की सारी, ये तो इनके अपने मफादात की हो रही है, ये अवाम की थोड़ी हो रही है कि अगर अवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। अब देखें, अगर कोई भी इनमें से आ जाए तो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा, इमीडिएट रिलीफ नहीं दे सकते। क्यों दे सकते? इकानमी का अब जिस नहेज पे ले आए हैं मिल मिला के सारे ही, वो अब जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, एक चीज। दूसरा, जिस चीज से ठीक हो सकती है वो उस पर आप ध्यान नहीं देते, वो है आपकी एग्रीकल्चर। अब देखें, दुनिया में जब भी रिफॉर्म शुरू हुई, किस ने तरक्की का सफर शुरू किया, सबसे पहले उसने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। एग्रीकल्चर सिर्फ फूड सिक्योरिटी के लिए नहीं होती है, हाँ फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, अगर तंदुरुस्त जिस्म होगा तो काम करेगा ना, मगर इसके अलावा एग्रीकल्चर के बड़े फंक्शंस हैं। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे खड़ी हुई है, आपकी राइस इंडस्ट्री है, आपका स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बहुत सारे लवाजमात हैं जो किससे पूरे होते हैं, लेदर की इंडस्ट्री है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट है। और इसके अगर हम बेटर इसको कर लें तो हम इसमें बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अर्निंग कर सकते हैं। हम इस पर तो ध्यान नहीं देंगे, हम स्लोगन लगाएंगे जनाब कि हम 5th और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह के बंदे, अभी आप 1st 2nd के चक्कर में पड़े हुए और वो नहीं पूरा कर पाए और आप 4th की बात कर रहे हो। हम कहते हैं हम डिजिटल इकानमी बिल्ड करेंगे और ई कामर्स को ये डिजिटल इकानमी कह देते हैं। डिजिटल इकानमी तो कुछ और कंसेप्ट होते हैं, उसमें हार्डवेयर होता है, उसमें सॉफ्टवेयर होता है, बिग डेटा होता है। कहाँ हमारे पास बिग डेटा? क्या हम एक मोबाइल या एक लैपटॉप बनाते हैं इस मुल्क में? बात हम डिजिटल इकानमी की बात करते हैं। देखिए, हर चीज स्टेप वाइज होती है। आप यकदम नहीं छलांग मारते और कहते हैं कि मैं बस गया इधर से उधर हो गया। मुल्क ऐसे नहीं चलते। अब इनके पास शॉर्ट टर्म तो किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो भी बातें कर लें या पीटीआई हो या इनमें से PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पावर में आ जाए, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। एक ही हो सकता है, अगर रिलीफ देने के लिए ये धड़ाधड़ कर्जे लेने शुरू कर दें, और कर्जे यहाँ पे पहले इतनी ज़्यादा हो चुके हैं कि हम उसको पे करते करते हमारी कमर झुक चुकी है। तो अब इसको अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि इस जगह, इस लम्हे हमें चाहिए कि हम एक नेशनल कंसेंसस से गवर्नमेंट बनाएं, जिसका सिर्फ एक ही टारगेट हो कि आपने मुल्क की इकानमी पे काम करना। किसी ने कोई बयानबाजी नहीं करनी, किसी ने कोई किसी की टांग नहीं खींचनी। इकानमी रिवाइव कर लो नेक्स्ट 5 to 10 years, फिर तुम सियासत करते रहना। अदरवाइज अगर आज ये कॉन्फ्रेंस की नो कॉन्फ्रेंस की तहरीक कामयाब हो जाती है तो आप क्या समझती हैं, इमरान खान घर बैठेगा, वो इकानमी को चलने आपने शहबाज शरीफ साहब की बात को एंडोर्स कर दिया, वो भी यही कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले घर बैठेंगे। तो मतलब शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बना लें, सब मिलकर बना लें, बट उनको पीटीआई का बोल नहीं है। बाकी वो कह रहे हैं सारों के साथ बैठ के हुकूमत बना लें। देखें, इनमें अगर नेशनल गवर्नमेंट अगर नहीं बनाएंगे तो ये अगर अपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस वोट जो अगर नाकाम हो जाता है तो आपका क्या ख्याल है कि वो घर बैठेंगे? वो फिर कहेंगे जनाब हमें हरवाया गया, वो फिर कहेंगे जनाब हमारे साथ धोखा हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो भी सड़कों पे आएंगे। इमरान खान को अगर नो कॉन्फिडेंस वोट से निकाल दिया जाता है तो इमरान खान घर बैठेंगे, वो भी कहेंगे मैं देखता हूँ वो कौन कैसे मुल्क चलाता है, हमने पहले भी देखा है उसे। तो ये एक हमारा कियास की सिचुएशन है और जो अवाम है, लोग हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी तो यही राय होगी इन दोनों को, भाई अपनी अपनी ये दुकान को भी थोड़ी देर के लिए ताले लगाएं, अभी मुल्क का सोचें। अभी आपने एक जो बड़ी नहर है, एक बड़ा दरिया है, मुल्क के एक बड़ा दरिया है, उसमें से जो आपने अपनी छोटी छोटी नहरें निकाली हुई हैं,
उसमें बाद में सोच लेना, पहले अगर मुल्क का जो दरिया उस पर बात करें, क्योंकि अगर दरिया में पानी होगा तो नहरों में पानी आएगा। बड़ी अहम बात की आपने शकील हामिद साहब, और वेल स्पोकन, वेल सेड कि अब वक्त आ चुका है कि हमें कौमी बुनियादों के ऊपर सोचना पड़ेगा, इंसानी बुनियादों के ऊपर सोचना पड़ेगा। मैं तो इससे भी बड़े स्केल पे बात करता हूँ, क्योंकि दुनिया अब सिकुड़ रही है और हम सबको एक दूसरे के मफादात को देखना होता है। बाहमी तौर पर इत्तेफाक करके अगर चला जाए, इंसान अपनी अलहदा एक समत न पकड़े, तो एक यूनिफाइड समत के तहत मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान भी और पूरी दुनिया भी चले तो हम खुशहाल रहेंगे। और आपने बड़ी हसन बात की कि अब वक्त आ चुका है कि कंसेंसस क्रिएट करना है। वक्त हमारे पास कम था। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।